हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सिविल माइंड्स के यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल वाला टॉपिक डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। जो फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है आज का, सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है क्रीप, क्योंकि फिफ्थ प्रॉपर्टी थी जो लास्ट लेक्चर की थी ब्रिटल। अगर आप लोगों ने वो यूट्यूब वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है क्रीप। क्रीप क्या होता है इसको हम स्टेप्स में समझेंगे। काफ़ी बच्चों को क्रीप में दिक्कत होती है। देखिए, क्रीप में बॉडी में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। किसकी वजह से? खुद के वेट की वजह से। जो बॉडी का खुद का सेल्फ वेट है या फिर डेड लोड जिसको हम लोग बोलते हैं, उस डेड लोड की वजह से बॉडी में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, क्रीप में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है? ये ड्यू टू डेड लोड, ड्यू टू डेड लोड और सस्टेन्ड लोड, ड्यू टू डेड और सस्टेन्ड लोड। अब ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। जो सेकंड पॉइंट है इसमें वो है ये जो डिफॉर्मेशन है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जिसको हम लोग स्ट्रेन भी बोल देते हैं। तो ये जो क्रीप स्ट्रेन है ये टाइम डिपेंडेंट है। तो हम लिख सकते हैं क्रीप स्ट्रेन इज टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट मतलब ये डिफॉर्मेशन कितना होगा ये टाइम पे डिपेंड करता है। इनिशियली क्रीप स्ट्रेन हाई होता है लेकिन उसके बाद ये डिक्रीज करने लगता है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट का मतलब इट डिक्रीजेज विद टाइम, इट डिक्रीजेज विद टाइम, ठीक है। ये हो गई दो बातें। अब क्यों डिक्रीज करता है ये एक बार समझ लेते हैं। देखिए, डिक्रीज होने का जो कारण है वो है वर्क हार्डनिंग। जिस भी मटेरियल में क्रीप हो रहा है, राइट, मतलब उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो हो रही है इनिशियली वो इंक्रीज करेगा लेकिन फिर वो ग्रेजुअली टाइम के साथ डिक्रीज करने लगता है। जो ये स्ट्रेन डिक्रीज हो रहा है मतलब कि जो बेंडिंग हो रही है, मान लीजिए ये बीम है मेरा, इस तरीके से ये सपोर्ट है इस पे दोनों एंड से, तो इस बीम में कुछ डिफ्लेक्शन होगा। इस बीम के खुद के वेट की वजह से बीम कुछ इस तरीके से झुकेगी, राइट, इस तरीके से डिफॉर्म होगी। तो ये जो डिफ्लेक्शन आया हमारा यहाँ पे, इसको हम डेल्टा बोल देंगे मान लीजिए। तो ये जो डिफॉर्मेशन है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में ये डिफॉर्मेशन थी 5 mm, लेट अस जस्ट एज्यूम, ओके। और सेकेंड ईयर में ये हो गई 2 mm, थर्ड ईयर में ये हो गई 1 mm। तो देखिए, टाइम के हिसाब से ये जो डिफॉर्मेशन की वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू है, ये कम होती चली जा रही है। कम होने का कारण है उस मटेरियल में वर्क हार्डनिंग होती है। वर्क हार्डनिंग का मतलब उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने लगती है, ठीक है। उस मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने लगती है, इसकी वजह से उसमें क्रीप डिक्रीज करता है टाइम के साथ, ठीक है। अब ये वर्क हार्डनिंग में स्ट्रेंथ क्यों बढ़ती है? ये मॉलिक्यूलर लेवल पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जाता है जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको ये 3-4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। क्रीप में इतना ही है, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पे रिलैक्सेशन, ठीक है। देखते हैं रिलैक्सेशन क्या होता है। रिलैक्सेशन टर्म जनरली स्टील के साथ यूज किया जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है स्टील की जिसमें स्ट्रेस डिक्रीज होने लगता है स्टील का, ठीक है। क्यों डिक्रीज होता है? क्रीप की वजह से। क्रीप का मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब होती है स्टील में तो उसकी वजह से उस स्टील में स्ट्रेस डिक्रीज होने लगता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग रिलैक्सेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट लिख सकते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच डिक्रीज in stress in steel happens, ठीक है। और ये क्यों होता है? it is due to creep effect, ठीक है। और जनरली ये देखिए क्या हो रहा है, स्टील वायर पे जब मैं टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा तो इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, ठीक है। मतलब कि डिफॉर्मेशन आप कह सकते हो। अभी के लिए आप इतना समझिए, स्ट्रेन का मतलब है डिफॉर्मेशन, मतलब इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो जब लेंथ इंक्रीज हो रही है मतलब उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब क्रीप हो रहा है।
तो जब जैसे जैसे क्रीप बढ़ेगा स्ट्रेस की वैल्यू कम होने लगेगी स्टील के अंदर। इस प्रॉपर्टी को हम लोग रिलैक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको ध्यान से देखेंगे। फिलहाल मैं आपको रफली आइडिया देता हूँ। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर कुछ डिफॉर्मेशन आती है, ठीक है, और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी डेवलप होता है, जिसकी वजह से कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो फोर्स लगाने की वजह से जब बॉडी में इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल इतना याद रखना है आपको। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी में इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है पर यूनिट एरिया, इसी रेजिस्टेंस को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं सिंपल से टर्म्स में। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पे वो है एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट 8th प्रॉपर्टी है यहाँ पे, एंड्योरेंस लिमिट। इसी के साथ हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसके, फटीग। दोनों इंटर रिलेटेड है आपस में। देखिए क्या है, मान लीजिए एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। मान लीजिए ये कोई इस तरीके का कोई मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ F। अभी हमने समझा था स्ट्रेस क्या होता है। जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी इस बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, और इस बॉडी की कुछ कैपेसिटी होगी। मान लीजिए कि 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका अल्टीमेट स्ट्रेस है। इससे ज्यादा अगर इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा तो इसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। तो हमने 100 को बोल दिया ये इसका लिमिट ऑफ स्ट्रेस है, लिमिट ऑफ स्ट्रेस। इसके बियॉन्ड आप इसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं करवा सकते, ये इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो एंड्योरेंस लिमिट क्या होता है? एंड्योरेंस लिमिट में अगर मैं किसी बॉडी पे 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम, 100 तो जस्ट एक नंबर लिया है, एंड्योरेंस लिमिट में अगर मैं लिमिट ऑफ स्ट्रेस से कम बॉडी में स्ट्रेस लगा रहा हूं, उसके बाद वो मेंबर जो है फेल नहीं होगा, राइट। वो मेंबर कभी फेल नहीं होगा। और इसमें एक पॉइंट और है कि वो जो स्ट्रेस मैं लगा रहा हूं इस बॉडी पे, वो दो नेचर का स्ट्रेस होता है, या तो वो स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा। यहां पर स्ट्रेस होना चाहिए डायनेमिक। बॉडी में स्ट्रेस कैसा लगना चाहिए? डायनेमिक, मतलब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंड्योरेंस लिमिट इज डिफाइंड एज the limit, it is the limit of stress below which if material या फिर member material is subjected to reversal of stresses, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, इसको हम लोग रिपीटेड साइकिल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिपीटेड साइकिल्स में जब स्ट्रेस लगेंगे किसी भी बॉडी में, उसको हम लोग रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं। तो मटेरियल हमारा फेल नहीं होगा, देन इट विल नॉट फेल। सिंपल। एंड्योरेंस लिमिट का मतलब, एंड्योरेंस का मतलब जो बियर कर सकता है। तो मटेरियल वो स्ट्रेस जिसको वो बियर करे, और उसमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप स्ट्रेस लगाएंगे, हम लोग अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस लगाएंगे तो वो फेल नहीं होगा। पर कंडीशन क्या है? वो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस लिमिट ऑफ स्ट्रेस से कम होना चाहिए। ठीक है, अब फटीग में क्या होता है? फटीग में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस से ज्यादा, अब देखिए ये मान लीजिए लिमिट ऑफ स्ट्रेस है 100 की। ठीक है, अगर स्ट्रेस की वैल्यू, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस की वैल्यू 100 से ऊपर आती है तो क्या होगा? मेंबर में फटीग फेलियर हो जाएगा। अगर 100 से कम रहेगा तो हम बोलेंगे एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, क्योंकि 100 से कम है मतलब 80, 70, 60 कुछ लग रहा है। जैसे ही 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज्यादा मेंबर में स्ट्रेस डेवलप होगा, उसमें फेलियर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग फटीग बोलते हैं। तो फटीग में लिख सकते हैं इफ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू, इफ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू
रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है, एट और अबव, एट और अबव लिमिट ऑफ स्ट्रेस या फिर एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है, एट और अबव एंड्योरेंस लिमिट, देन member will be subjected to failure, ठीक है, ये है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एंड्योरेंस लिमिट और फटीग क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें है 10th प्रॉपर्टी, वो हम देखने वाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टफनेस। देखिए टफनेस क्या होता है। टफनेस बताता है किसी भी मटेरियल की कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टफनेस। टफनेस देखिए टफनेस क्या है। टफनेस हमको बताता है कोई भी मटेरियल फेल होने से पहले कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फेल होने से पहले कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उस मटेरियल ने, ये हमको टफनेस बताता है। लिख सकते हैं टफनेस डिस्क्राइब्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी बिफोर फेलियर। फेल होने से पहले बॉडी ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये टफनेस बताता है। अब इसमें जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेना चाह रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास एक डक्टाइल मटेरियल है जैसे माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील मेरे पास एक डक्टाइल मटेरियल है, इसके कुछ बिहेवियर, इसके बिहेवियर को मैं स्टडी करना चाह रहा हूं अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, मैं इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा हूं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करूंगा तो फिर मैं देखूंगा इसकी बॉडी में स्ट्रेस और स्ट्रेन जो आ रहा है उसका वेरिएशन कैसे है, ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। ये हमारा स्ट्रेन होता है, वाई एक्सिस में हम लोग स्ट्रेस को शो करते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो वेरिएशन है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से। अभी जस्ट आपको मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ कि टफनेस क्या है। तो अगर किसी माइल्ड स्टील के केस में मैं टेंसाइल स्ट्रेन टेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो इसका जो वेरिएशन आता है इनिशियली ये लीनियर वेरिएशन शो करता है, उसके बाद ये स्ट्रेन काफी तेजी से इंक्रीज होगा, फिर ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा और स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि टफनेस क्या है। टफनेस का मतलब ये जो पॉइंट है इसके बाद ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है, ठीक है, इसके बाद हमारा जो मटेरियल है वो फेल हो जाता है। तो इससे पहले मटेरियल ने जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब की उसको हम लोग बोलेंगे टफनेस, ठीक है। अब कितना किया, जो भी एरिया होगा हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर जो भी एरिया है ये एरिया मेरे को टफनेस वैल्यू देगा, ठीक है। आप ऐसा शो कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं कि एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विल गिव द वैल्यू ऑफ टफनेस। will give the value of toughness, ओके, ये है आपका टफनेस। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टफनेस के बाद 11th हार्डनेस और एक स्ट्रेंथ, ये दो प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, फिर आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए हार्डनेस क्या है, हार्डनेस बताता है कोई भी मटेरियल किसी स्क्रैच और एब्रेजन के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस है उसमें, किसी भी स्क्रैच और एब्रेजन के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस है। तो हार्डनेस डिस्क्राइब्स
describes the resistance against scratch और abrasion। क्या मतलब है इसका? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक ग्लास लें, ठीक है, कांच का ग्लास, और एक वुड या फिर टिम्बर, लकड़ी का पीस लें, ठीक है, और उस पे हम स्क्रैच करें अपने नाखून से। जब हम स्क्रैच करेंगे तो आप देखेंगे ग्लास पे आप स्क्रैच नहीं कर पाएंगे। वहीं पे अगर आप वुड, किसी लकड़ी के पीस पे जब स्क्रैच करेंगे तो आसानी से स्क्रैच डेवलप हो जाता है उसके सरफेस पे। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है ग्लास के सरफेस पे वो ज्यादा है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है ग्लास के सरफेस पे स्क्रैच के अगेंस्ट वो ज्यादा है, लेकिन वुड में वही रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब इसकी हार्डनेस ज्यादा होगी। तो ग्लास की हार्डनेस ज्यादा है लेकिन वुड की हार्डनेस कम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हार्डनेस सिर्फ सरफेस की प्रॉपर्टी, सरफेस किसी स्क्रैच और एब्रेशन के अगेंस्ट कितना रेजिस्टिव है ये हमको हार्डनेस बताएगा, ठीक है। वहीं पे स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ हमको बताता है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी बॉडी कितना लोड कैरी कर सकती है, ठीक है। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ, ठीक है। हो सकता है कि ग्लास, यहां पर देखिए ग्लास की हार्डनेस ज्यादा है, पर अगर हम ग्लास का एक पीस लेंगे इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से ग्लास का एक छोटा सा पीस लेंगे, यहां पे वो सपोर्टेड है, ठीक है, मान लीजिए आपने बीच में बहुत ज्यादा वेट रख दिया कुछ, तो हो सकता है इस वेट की वजह से ये ग्लास ब्रेक कर जाए। वहीं पे अगर हम उसी साइज का, सेम साइज का वुड, ये ग्लास है, ठीक है, और यहां पे में ये वुड है, अब इस केस में क्या होगा, ये वुड जो है ज्यादा लोड बेयर कर पाएगा, इसका मतलब इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा है। तो इस केस में देखिए स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई वुड की और स्ट्रेंथ कम हो गई ग्लास की। तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस में डिफरेंस होता है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन, और उसको डिटेल में पढ़ेंगे।